Hello friends, last time we have discussed half of the Indian Independence Act 1947. So we will revise from starting. Starting से हम इसको start करेंगे. So what we have to see Indian Independence Act 1947. ठीक, तो इससे पहले हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें हमने देखा था कि डायरेक्टरी कहाँ कहाँ यूज हो गई थी। फिर आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर प्रोविंशियल्स में जो है प्रोविंशियल्स से वो आपका डायरेक्टरी हटा के उसके बाद ऑटोनॉमी कर दिया गया था। फिर उसके बाद सेंट्रल में डायरेक्टरी यूज की गई थी। फिर आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर सेंट्रल और प्रोविंसेस के पावर डिवाइड कर दिए गए थे, जिसमें से फेडरल लिस्ट थे 59, 54 और 56 और 32 जो है वो लिस्ट बनाई गई थी। उसके बाद आपका फ्रेंचाइजी जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया था। फ्रेंचाइजी मीन्स वोट देने का अधिकार जो था वो 10% आपका इंक्रीज कर दिया गया था। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है या सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको और एक्सटेंड किया गया था। पहले केवल मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस के लिए था। अब क्या हो गया था, इसको एक्सटेंड करके अब लेबर्स के लिए, एससी एसटी के लिए और वुमेन्स के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया था। उसके बाद आपका पब्लिक सर्विस, फेडरल पब्लिक सर्विस है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस की इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ रीऑर्गेनाइजेशन किए गए थे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंस का मतलब कि जो मुंबई है उसको सिंध को मुंबई से अलग कर दिया गया था। उसके बाद ये बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। उसके बाद जो कंप्लीटली सेपरेशन हो गया था आपका बॉम्बे से ये क्या नाम है, इंडिया से बर्मा का, इसका सेपरेशन कर दिया गया था। और बट इन दोनों के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो उस समय तक सेम बंदा था, सेम पर्सन था, जिसको हमने कहा था कि लॉर्ड डंडास जो थे वो बर्मा और इंडिया के ज्वाइंट, मतलब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दोनों कंट्री के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। तो पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड में आपका देखेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन, ठीक, कैबिनेट मिशन, और इसके अंडर में था एक कैबिनेट मिशन के अंडर में था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। व्हाई दिस असेंबली? ये असेंबली किस लिए काम कर रही थी? फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रही थी ये। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो किस लिए था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कर रही थी। ठीक है, तो 1947 में कैबिनेट मिशन आया। उसके बाद जो मेन आपके डेट्स हैं वो इस तरह से हैं। 20 फरवरी 1947 जो आपके यूके के सीएम थे, ठीक, क्लेमेंट एटली who was the PM of UK। जो पीएम थे यूके के, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया,
डिक्लेयर्ड दैट उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने डिक्लेयर क्या किया कि जो ब्रिटिश का रूलिंग है, जो ब्रिटिश की रूल पावर है, वो 30 जून 1948 तक रहेगी। ठीक है, 30 जून 1948 तक रहेगी। आफ्टर दैट टिल जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश रूल 30 जून 1948, आफ्टर दैट powers to be hand over to Indian गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी जाएगी, सारी जो पावर्स है आपकी वो इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी जाएगी। ठीक है, फिर ये हुआ तो जो क्लेमेंट एटली थे उनको क्लेमेंट एटली डिक्लेरेशन कहा गया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 तक जो है वो ब्रिटिश रूल करेगी, उसके बाद इसे इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाएगा और सारी जो पावर्स हैं वो सारा सब कुछ क्या होगा, हैंड ओवर ट्रांसफर कर दी जाएगी रिस्पॉन्सिबल इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद का क्या इवेंट्स है, मई 30 में मई 1947 में क्या हुआ कि माउंट बैटन थे, वो एक प्लान के साथ आए। ठीक है, एक प्लान था उनके पास। माउंट बैटन ने कहा कि अगर जो प्रोविंशियल्स को ये राइट्स दे दिया जाए, प्रोविंशियल्स को ये राइट दे दिया जाए कि अगर वो चाहे, ठीक है, प्रोविंशियल्स को ये राइट दे दिया जाए प्रोविंशियल्स को ये राइट दे दिया जाए कि अगर वो चाहे, ठीक है, तो क्या नाम है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करें या फिर ना ज्वाइन करें। ठीक है, तो इसको इन्होंने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करें या ना करें। तो माउंट बैटन की उन्होंने कहा डिस्क्रिशन of provinces to join constituent assembly और नॉट। ठीक, मगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और नॉट, मगर इसको कहा क्या गया, इसको कहा गया डिक्की प्लान। इसको कहा गया डिक्की प्लान, DICKIE, डिक्की प्लान कहा गया। ठीक है, इसको कहा गया डिक्की प्लान। अब जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इसका क्या किया, रिवोल्ट किया। उन्होंने कहा कि ये इस तरह से तो सारी कंट्रीज जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी और बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसका रिवोल्ट किया। ठीक, बाल्कनाइजेशन उन्होंने कहा कि देयर शुड नॉट बी द बाल्कनाइजेशन। ठीक है, बाल्कनाइजेशन नहीं होना चाहिए और इसको कहा गया बाल्कन प्लान। इसको कहा गया बाल्कन
प्लान, ठीक है, इसको बाल्कन प्लान कहा। उन्होंने कहा ब्लैकनाइजेशन मीन्स स्मॉल पार्ट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। तो ये जो माउंटबेटन का जो ये प्लान था, ये तो फेल हो गया, ठीक है। माउंटबेटन का ये प्लान फेल हो गया। उसके बाद माउंटबेटन जो थे एक और प्लान के साथ आए, जिसको कहा गया, जो प्लान आया आपका, ठीक है, 3 जून 1947, 3 जून 1947 में एक माउंटबेटन प्लान कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं पार्टीशन प्लान, पार्टीशन प्लान और माउंटबेटन प्लान, ठीक है। या तो इसको पार्टीशन प्लान कहते हैं या फिर इसको माउंटबेटन प्लान कहते हैं। इन्होंने इस प्लान में क्या कहा कि ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इनटू टू डोमिनेंस में ब्रिटिश इंडिया जो है वो आपकी डिवाइड होगी, ठीक है। तो इन्होंने अब, और इसको जो है पार्टीशन प्लान, दैट मीन्स ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड into two dominance, that is one is India और एक था आपका इंडिया और एक आपका था पाकिस्तान, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये और इसमें क्या था, जो आपका कांग्रेस था, ठीक है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मुस्लिम लीग, ये जो है दोनों एग्रीड थी, ये दोनों पार्टी जो थी ये एग्रीड थी, ठीक है। इसलिए इसका किसी ने वो नहीं, वैसे पार्टीशन का डिमांड जो मुस्लिम लीग पार्टी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। उसके बाद क्या हुआ कि इस प्लान को इन्फोर्स में लाने के लिए, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, दैट इज इंडिपेंडेंस एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 टू इन्फोर्स द प्लान। इस प्लान को इन्फोर्स में लाने के लिए एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, जिसको हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये 1947 में पार्टीशन की बात हुई। और ये एक्ट कब पास हुआ? ये एक्ट पास हुआ आपका 18 जुलाई 1947। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो 18 जुलाई 1947 को पास किया गया, पार्टीशन प्लान को इन्फोर्स करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब ये आपका बैकग्राउंड हो गया। नाउ कम टू द फीचर्स, ठीक है। अब फीचर्स पे आ जाओ कि क्या क्या फीचर्स हैं इसके। तो पहला फीचर्स ये है कि 15 अगस्त फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल्ड
come to end. जो ब्रिटिश रूल था वो एंड हो गया 15 अगस्त 1947 को. नाउ इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट, डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन state. Now India is independent, sovereign means now the India can take have the power or empowered to take the decision, to make the rules and regulations itself. Itself, ठीक है. रूल्स और रेगुलेशंस जो थे वो खुद बना सकते थे, अपने आप बना सकते थे, क्योंकि वो इंडियन सॉवरेन स्टेट हो गया था. ठीक है. तो पहला ये आपका फीचर है. 15 अगस्त 1947 को ये इंडिपेंडेंट हो गया था और ये एक सोवरेन स्टेट था. सोवरेन स्टेट मीन्स नाउ द इंडिया हैज पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, डिसीजन. अब वो सब उनके हाथ में था. नेक्स्ट क्या है कि दो डोमिनेंट बन गए थे आपके. ठीक है. 2 डोमिनेंट थे आपके. एक आपका था इंडिया और एक था आपका पाकिस्तान. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कि जो वॉयसराय की ऑफिस था, जो वॉयसराय ऑफिस था, ठीक है, ऑफिस ऑफ वॉयसराय अबॉलिश, जो वॉयसराय था उनका ऑफिस अबॉलिश कर दिया गया. नाउ गवर्नर, जो गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनेंट. अब क्या था कि हर कंट्री का एक नया गवर्नर जनरल होगा ऑफ ईच डोमिनेंट कंट्री. ठीक है. तो वॉयसराय का ऑफिस क्या कर दिया गया था? अबॉलिश कर दिया गया था, हटा दिया गया था. और जो गवर्नर, दोनों कंट्री के एक गवर्नर, अलग अलग गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाएंगे एंड बाय द किंग. कौन करेगा? बाय द किंग. ठीक है. जो राजा होगा वो गवर्नर जनरल का, अभी तक क्योंकि इसीलिए डोमिनेंट था, उसका जो गवर्नर जनरल दोनों कंट्री का, इंडिया और पाकिस्तान का, उसका किंग जो है वो अपॉइंटमेंट करेगा. तो फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो आपके थे लॉर्ड माउंटबेटन, और पाकिस्तान के जो थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है. सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि वही पहले जो थे वो आपके वॉयसराय थे. लॉर्ड माउंटबेटन. और पाकिस्तान के जो थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक. तो ये पहले गवर्नर जनरल दोनों जगह के थे. उसके बाद एक एम्पावर किया गया कि जो प्रोविंसेस थे या जो दोनों डोमिनेंट थे वो चाहें तो अपना खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे एंड दे कैन रिपील each dominant repeal from British
पार्लियामेंट, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी भी एक्ट को वो हटा सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर डोमिनेंट चाहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान चाहते हैं, तो जो ब्रिटिश ने रूल्स बनाए हैं उसके साथ कंटिन्यू करें, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रूल्स बने हैं उससे वो रिपील हो सकते हैं, मतलब उससे बाहर निकल सकते हैं, उसे हटा के अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, अबॉलिश, वॉयसराय का ऑफिस को अबॉलिश कर ही दिया गया था। इट abolish office of secretary, office of secretary of state for India, ठीक है। इंडिया के लिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक ऑफिस 1858 में बनाया गया था, उसको क्या किया गया, अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, गवर्नर जनरल आपके हो गए। उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का बता दिया कि आप चाहें तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, अपने रूल्स और लॉज बना सकते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जितने भी एक्ट बनाए उससे आप बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया था 1858 में, उसको अबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट क्या है, इतने सारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रोविंसेस, जो प्रिंसली स्टेट प्रोविंसेस थे, ठीक है, उनको ये फ्रीडम दे दिया गया कि आप चाहें, ठीक है। तो इस एक्ट में क्या हुआ, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। हमारे यहां, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो प्रिंसली स्टेट थे उनको ये फ्रीडम दे दिया गया कि भाई चाहे तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंट रहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हुई। इसी में क्या किया गया, तो रिफरेंडम कराया गया। रिफरेंडम में क्या होता है, जनमत होता है, लोगों से वो लिया जाता है। तो जो सिंध था आपका, ठीक है, सिंध ने क्या डिसाइड किया, सिंध डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान ज्वाइन करने का उन्होंने डिसाइड किया। उसके बाद पंजाब और बंगाल, इसको क्या किया गया, डिवाइडेड। वहां के जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि पंजाब और बंगाल को डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पंजाब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, ठीक है। तो जो ईस्ट पंजाब है वो इंडिया का पार्ट है, और जो वेस्ट पंजाब है ये आपका पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान का पार्ट है। उसी तरह बंगाल को डिवाइड किया गया, जो वेस्ट बंगाल है वो इंडिया का पार्ट है, और जो ईस्ट बंगाल है वो आपका पाकिस्तान का पार्ट, ठीक। ये पंजाब और बंगाल का डिसाइड हुआ कि दोनों पंजाब और बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है वो डिवीजन करेंगे पंजाब का, बंगाल का, और इस तरह से डिवाइड हो गया। उसके बाद कुछ और, एक था नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंसी और आसाम का सिलेट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसी जो थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसी में जो था, रेफरेंडम कराया गया
रेफरेंडम ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जो प्रोवेंसी थी उसका रेफरेंडम कराया गया और ये डिसाइडेड टू गो विथ पाकिस्तान। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान के, बट वहां पे एक बंदे थे, एक बंदे थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसी में जो है रेफरेंडम का विरोध किसने किया था, तो रिवोल्ट बाय खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान ने जो था इसका ऑब्जेक्शन किया था, इसका रिवोल्ट किया था कि भाई हम इसको नहीं जानते। फिर भी जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसी है वो आपकी पाकिस्तान में ही है, ठीक है। उसके बाद सिलेट एक आसाम का एक स्टेट है, आसाम का एक पार्ट है आपका, ठीक है। सिलेट जो है, सिलेट ऑफ आसाम to go with decided to go with पाकिस्तान। उन्होंने डिसाइड किया, मतलब वहां पे ये वोट हुआ कि वो जो है वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई इंडिया में और पाकिस्तान में तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, तो फिर कैसे पूरा कंट्री कैसे गवर्न होगी। तो ये डिसाइड किया गया, ये डिसीजन लिया गया कि टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड both the dominant governance by, उन्होंने कहा कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा है तब तक दोनों जो डोमिनेंट है, जो दोनों कंट्री है, उनका गवर्नेंस किसके थ्रू होगा, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब तक जो है कोई आप वो नहीं बन रहा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा, कोई बॉडी नहीं है जो लॉ मेकिंग करे, तब तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो आपकी क्या करेगी, 1935 जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आई थी वही आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी, और फिर वही जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी, और वही जो है वो आपके लॉज भी बनाएगी, या फिर इस एक्ट के थ्रू ये चलेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीजें हुई थी, जैसे हुआ ये था कि ड्रॉप जो इंग्लैंड के एम्परर थे उन्होंने ड्रॉप the title of एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो इंग्लैंड के राजा थे उन्होंने था वो जो रॉयल टाइटल था वो ड्रॉप कर दिया था, यानी जो इंग्लैंड के राजा थे अब वो ये टाइटल यूज नहीं करते थे। पहले ये लोग एम्परर, राजा भारत के एम्परर शासक के रूप में जो है ये टाइटल यूज करते, जो किंग था इंग्लैंड का, ठीक है, वो यूज करता था। मगर अब ये जो ये टाइटल 1947 के बाद ये टाइटल जो है वो यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद एक और था कि भाई ये जो बंटवारे हुए हैं असम का, पाकिस्तान का, बर्मा का, सिलेट था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, बंगाल था, पंजाब का, इनका जो डिवीजन होगा वो कैसे होगा, ठीक है।
तो डिसाइड फॉर इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, डिसाइडिंग जो डिसाइड करने के लिए फॉर इंटरनेशनल बाउंड्रीज देयर वाज कमीशन, बाउंड्री कमीशन, बाउंड्री कमीशन जो था, डिसाइड करने के लिए बाउंड्री कमीशन क्या, जो जिसके चेयरमैन या हेडेड बाय रेड क्लिफ, ठीक है, जिसके चेयरमैन थे या जो फिर हेड किया जा रहा था वो रेड क्लिफ के द्वारा किया जा रहा था। इसीलिए जो बाउंड्रीज होती है, ठीक है, उनको जो यहाँ वेस्ट बंगाल और पंजाब में जो बाउंड्रीज हैं उनको रेड क्लिफ बाउंड्रीज भी कहते हैं। तो ये जो था आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 खत्म हो गया। यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री भी जो है वो खत्म हो गई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी जितनी भी हिस्ट्री थी 1600 से 1947 तक जो है वो आपकी हिस्ट्री। नाउ वी विल सी द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कितना टाइम लगा, क्या क्या कमिटी थी, वो सब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।